सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ यारों के पेज पे, के मंच पे आज मैं हाजिर हूँ, रेनू हुसैन। और इस मंच के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ श्री सूबे सिंह जी सुजान का। और मुझे यहाँ पे अपनी उपस्थिति बताइए, अगर सर आप हैं और इस मंच से जुड़े हुए और लोग हैं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। क्योंकि मुझे अभी किसी का कोई कमेंट नहीं दिख रहा है, कम से कम ये पता चले कि यहाँ कोई उपस्थित है तो हम अपनी बातचीत करें। जब तक कोई जुड़ेगा या सब आकर के जुड़ेंगे, तब तक मैं आज की बात रखती हूँ कि मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। यूँ तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत लोग मुझे जानते हैं, और ख़ास करके साहित्यिक मंचों पे जहाँ जहाँ कभी कभी बात करना हो पाता है वहाँ मैं उपस्थित हो जाती हूँ। तो इस तरह से कुछ लोग तो यूँ जानते हैं और कुछ यूँ जानते हैं कि मैं एक शिक्षिका हूँ। तो शिक्षक समाज भी परिचित है मुझसे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों, ये जो मंच है ये पूरे भारत में दूर दूर तक जाता है, शायद विदेश में भी। तो उस नाते मैं अपनी ये परिचय दे देना चाहती हूँ कि मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। यहाँ दिल्ली सर्वोदय विद्यालय नेताजी नगर में पढ़ाती हूँ। अंग्रेज़ी की शिक्षिका हूँ, लेकिन हिंदी में विशेष रुचि है, इसलिए कविताएं लिखती हूँ और बहुत समय से लिख रही होती हूँ, क्योंकि जो कविता लिखता है वो पहले से ही लिख रहा होता है काफ़ी। मैं कविता, कहानी, गज़ल गज़ल लिखना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करती हूँ। कविता लिखती हूँ, कहानियाँ लिखी हैं। और तब तक मैं ये बता दूँ कि मेरी दो काव्य संग्रह आ चुके हैं, पानी प्यार और जैसे, और एक कहानी संग्रह गुंटी, ये आ चुका है। और बाकी ये है कि लेखन चालू है, लिखती रहती हूँ, क्योंकि एक लेखक को यही होता है कि वो लिखता रहे। और मुझे अभी तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह सिंह जी, क्या आप हैं यहाँ पर? तो खैर, मैं अब आज हम बात करेंगे। वैसे ये बहुत अच्छा मंच है, यहाँ पर मैंने इसका जो पिछले कवियों को देखा, यहाँ पर बड़े बड़े कवि कवियत्रियाँ उपस्थित हो चुके हैं और अपनी रचनाओं से मुखातिब कराया हुआ है उन्होंने। मैं भी अपनी कुछ रचनाएं यहाँ पे रखूँगी। मैं बीच में मैं कुछ कभी गीत भी सुनाऊँगी, कविता भी सुनाऊँगी, और कुछ गज़ल भी सुना दूँगी, तहत से भी पढ़ूँगी और तरन्नुम से भी पढ़ूँगी। और अपने काव्य यात्रा जो है इस पे भी चर्चा करूँगी, और साथ साथ एक चीज़ पे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, कि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि आज भारत किस दौर से गुज़र रहा है, यानी कोरोना काल। और केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस काल से गुज़र रहा है। और हम पिछले एक साल से लगभग अब 6 महीने हो चुके हैं इस सब से जूझते हुए, और हमें और कुछ समय भी लग जाएगा। ये बिल्कुल ठीक 100 वर्ष और उससे भी पहले 100 वर्षों
के अंतराल पे ये इस तरह से बड़ी बड़ी आपदा आती रही है, बड़ी महामारी आती रही है, वो हम लोग सब अब जान चुके हैं, ये इतिहास हमने देखा। इसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है कि मानवता का जो जो विघटन हो रहा है, मानवता का जो डाउन हो रही है, उस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आदमी अ, लिखे या ना लिखे, पढ़े या ना पढ़े, मगर मानवता ज़िंदा रहनी चाहिए, वो कुछ भी काम करे। चूँकि हम साहित्य से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि कोई भी एक, सबसे पहले तो एक साहित्यकार जो होता है वो एक, मेरे ख़्याल से उसके अंदर मानवता बहुत ज़्यादा होती है, मानवता होती ही है। मानवता, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, ये सब उसके जो जो विशेषताएँ हैं वो होती हैं। और संवेदनशील होता है वो, तभी वो लिख पाता है। तो कम से कम हम साहित्यकारों को किसी भी विधा में हम लिखें, हमें इस मानवता को ज़िंदा रखते हुए, समाज के दुख दर्द को साझा करते हुए अपने आप को किस तरह संतुलित रखना है, कम से कम ये बता देना चाहिए और अपने ऊपर भी ये लागू करना चाहिए। तो ये इस तरह से चलते रहना चाहिए। और मैं ठीक इसी तरह से काम भी करती हूँ या जिसको भी बताती हूँ, क्योंकि शिक्षिका हूँ, बच्चों से ताल्लुक़ रखती हूँ, रोज़ बच्चों से वास्ता पड़ता है, आजकल ऑनलाइन वास्ता पड़ रहा है। तो उसमें ये होता है कि हमें ये बच्चों को भी बताना होता है कि किस तरह से इस कोरोना काल में हमें स्थिर रहना है, यानी अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखना है, घबराना नहीं है। और जो भी अपने जो जो मेजर्स हम लेते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए जो भी करते हैं, वो करना है। प्रकृति से फिर दोबारा जुड़ना है। घर के अंदर रह के हम अपने संस्कारों से फिर दोबारा जुड़ रहे हैं, हम फिर उस युग की तरफ वापस जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। राम राज्य की स्थापना भी फिर से ये हुआ है कि अब शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल से ऐसा। कम से कम दिमाग वहाँ तो लगे कि हाँ, मानव से मानव का रिश्ता किस तरह होना चाहिए। श्री राम के जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए, और हमारे जितने भी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हुई हैं, जो भी आए हैं, नानक जी हों, बुद्ध हों, कबीर हों, सूरदास हों, जितनी भी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, वो सब यही सिखाती हैं कि सबसे पहले इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये नोटिफिकेशन इसमें कुछ ऑफ है, यहाँ पे एक बार ज़रा देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी इसमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि कोई बात सुन भी रहा है या नहीं। तो मैं अपनी बात चालू रखती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे, मगर शायद मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, जो मुझे किसी की भी कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जब सामने कमेंट्स दिखते हैं तो बात करने में अच्छा लगता है, उससे लगता है कि कुछ आपस में बातचीत हो रही है, या कोई कोई सुन रहा है, हम किसी से बात कर रहे हैं। तो खैर, इंसानियत पे बात की हमने, और कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो मैं अपनी माँ, और कोई भी अपनी माँ को समर्पित करते हुए, और अपनी सासू माँ को, क्योंकि शादी के बाद वो होती हैं माँ, तो उनको समर्पित करते हुए मैं कुछ एक नज़्म सुनाऊंगी, और एक कविता मैं आप पेश कर देती हूँ जो माँ पे है, और इसका शीर्षक है रफूगर। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है, सिलती रहती है सबके दर्द अपनी आँखों की नमी छुपाकर, पैबंद लगाती रहती है रंग बिरंगे कि कहीं किसी फटे से कोई झांक न ले घर की टूटन। वो कहीं किसी से हंसती है
किसी पर डपटती है, किसी से नाराज़ होती है, तो कभी खिलखिलाती है, मगर अक्सर सबके दुखों में शामिल होती है। वो संभालती है, सहेजती है, बिना बाप के घर का हर कोना। वो एक बड़े वृक्ष की छांव की तरह छाई रहती है परिवार पर। माँ, तुम्हारी छांव की थोड़ी सी ठंडक लेकर मैं भी आ गई हूँ इस घर में। मुझे भी दे दो वो रंग बिरंगे तागे, मैं भी अपने रिश्तों को पर काट सकूं कुछ सुंदर फूल, और मुझे भी लोग कहकर पुकारे रफूबर। तो ये माँ पर एक मैंने कविता पेश कर दी और अब मुझे नोटिफिकेशन दिखने लगे हैं। बहुत शुक्रिया, इससे अच्छा लग रहा है मुझे। शकील साहब, आपको सलाम, आदाब। सिया बहन, थैंक यू, आप आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है। उषा मेरी सहेली, वो आ गई हैं। सिया सचदेव बहुत बड़ी कवियत्री हैं, गज़लकार हैं, बहुत अच्छी गज़लें सुनाती हैं। फराज अलीम साहब, शुक्रिया आने के लिए, यहाँ वक्त निकालने के लिए। रूपा सिंह, मेरी प्यारी सखी, ये लेक्चरर हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, कहानी लिखती हैं। ये सब प्रसिद्ध लोग हैं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सिया सचदेव, रूपा सिंह, डॉक्टर उषा गुलाने, ये भी लिख रही हैं आजकल, और संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। तो ये सब अब इन लोगों को अपने यहाँ पे वॉल पे देख के अच्छा लग रहा है। संदीप, शुक्रिया आने के लिए। मीना जी, धन्यवाद, आप देख रही हैं। और शकील साहब बहुत बड़े गायक हैं, गज़ल गायक हैं। वो बहुत ही अच्छी गज़लें गाते हैं, और शायद इस मंच पे वो आ भी चुके हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी मैंने पूरी उनकी रचनाएं सुनी थी। बहुत अच्छा गाते हैं और अक्सर सुनती रहती हूँ मैं उन्हें, कभी जश्न हिंद में और अक्सर अलग अलग कार्यक्रमों में। और चंद्रभान सोनी जी आ गए हैं, मेरे मामा जी हैं। मामा जी नमस्ते, प्रणाम। आपके आशीर्वाद से अब मैं आगे और पढ़ूंगी, क्योंकि मामा जो होते हैं उनमें दो माएँ जुड़ी होती हैं। तो एक माँ पे मैंने सुना दिया है और एक माँ पे फिर मैं सुनाने जा रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, शुक्रिया। आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कि अब सब आप आ गए और मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, यहाँ कोई है। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अकेले कुछ बोलती जा रही हूँ। तो एक और मैं नज़्म सुना देना चाहती हूँ, अम्मी जान। ये बहुत जगह मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन ये मंच मेरे लिए नया है, और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक शायद इसे देख पाएँ। तो मैं उनकी नज़र, आपकी नज़र ये नज़्म रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है अम्मी जान। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। महकता है आंगन, एक खुशबू रहती है। दर दीवार झाड़ फानूस, पर्दे, जीना, दालान, बरामदे, संदूक और अलमारियां जिंदा रहते हैं। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। गर्दिशों की आंधियों में, झकझोर तूफानों में, गिरती बिजलियों में या तेज हवाओं में, उसकी मज़ार पर दिए जलते हैं, एक रोशनी रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। सुकून की सांस लेने को, चंद लम्हे पनाह लेने को, उसकी ठंडी देहरी पर जब मुसाफिर रुकते हैं, अपने आंचल से हवा करती है, वो सरमाया रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। और उनका तस्करा इस कदर करती हूँ मैं कि लबों पे आयत पाकीज़ाए सीरत, दस्ते दुआएं पोशीदाए दुनिया। लबों पे आयत पाकीज़ाए सीरत, दस्ते दुआएं पोशीदाए दुनिया। इबादत में मशगूल वहाँ एक बुज़ुर्ग रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। और त्योहारों में कैसा होता है, रोशनियों के मौसम में, बारिश की फुहारों में, सेवइयों के जायकों में, तिलावतों त्योहारों में, हमारी पेशानी पे चमकती एक किस्मत रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। महकता है आंगन, एक खुशबू रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। तो ये मैंने अपनी अम्मी जान पे, जो मेरी सासू माँ थी,
अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो उन्हें जन्नत नसीब हो। और वो उन पर ये लिखी गई है, ये हमेशा मैं उन्हें इसी तरह से याद किया करती हूँ। तो और बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, शुक्र है। राम अदमनी जी, सत्य प्रकाश जी, बबलू सोलंकी जी, इंदु धीमन जी, जिनी जुरेश जी, दुर्गेश जी, श्री तिवारी जी, नवीन सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू संदीप जी, आप कह रहे हैं अच्छी कविता है। नवीन सोलंकी जी, शुक्रिया बहुत। तो एक मैं गज़ल पे भी आऊँगी, लेकिन ये अभी नज़्म थी। और एक और जो जिसकी मुझे फरमाइश आई है, क्योंकि मैं कविताएं काफ़ी ज़्यादा लिखती हूँ और गीत या गज़ल, जो नज़्म है वो ज़्यादा लिखती हूँ, उसके बाद मैं गज़ल पर आती हूँ। तो मैं आपको ये कुछ पहले की माला सिंह जी, शुक्रिया यहाँ देखने के लिए, धन्यवाद। सनीला अख्तर जी, शुक्रिया। तो मैं एक एक यहाँ पे अपने प्रेम के दिनों की एक कविता यहाँ प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा समा भी बदलेगा, और दिल्ली के बारे में। इसका शीर्षक है दिल्ली, दिल्ली सड़कें, बस स्टॉप और प्रेम। दिल्ली में ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, तो इसमें कुछ तो मैं सड़कों का, बस स्टॉप और प्रेम, जैसे मेरा शीर्षक कह रहा है, ये कुछ उसी तरह से। तो आप मुलाहिजा फरमाइए। दिल्ली के फ्लाईओवर, 4 सड़कें नीचे, 4 ऊपर, बीच में झूलता मेट्रो ट्रैक, दाएं बाएं कंस्ट्रक्शन और उसे पार करती खचाखच भरी रोड। तो मैंने एक सीन यहाँ प्रस्तुत किया है, ये पेश कर रही हूँ मैं कि दिल्ली में किस तरह से फ्लाईओवर बन रहे थे, तो किस तरह से होता है। दिल्ली के फ्लाईओवर, 4 सड़कें नीचे, 4 ऊपर, बीच में झूलता मेट्रो ट्रैक, दाएं बाएं कंस्ट्रक्शन और उसे पार करती खचाखच भरी रोड। अभी ये कोरोना काल में ये सब बंद है, लेकिन ये सीन हमेशा ही रहा है। इस भरी रोड पर समय को भी समय नहीं थमने का, सब दौड़ रहे हैं सपनों से भरे बैग लेकर। आंखों में भूख है और टिफिनों में जी लेने भर को खाना। दिल्ली में ठिठुरती ठंड हो या तपता जून, न भीड़ रुकती है न सपने। कई सालों से ऐसे ही देख रही हूँ, मगर इसी समय की भीड़ में माँ ने संभाल लिया है घर। जब से पिता नहीं रहे, इस रोड को पार करते हैं। भाई के बैग में किताबों की जगह आ गई हैं जिम्मेदारियां, छोटा कुछ और बड़ा हो गया है। और इस खचाखच भरी भीड़ में इस तरह सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। हम फिर भी भाग रहे हैं सपनों का बैग लेकर। ये रोड कभी नहीं रुकेगी, चाहे हमारी उम्र रुक जाए। हाँ, कभी थमना हो तो बस स्टॉप हैं। बस स्टॉपों का नवीनीकरण होता रहा है, मगर उन पे जो इंतज़ार है वो हमेशा से था और रहेगा। दिल्ली के बस स्टॉपों से शुरू होती है एक प्रेम यात्रा। बसें अपने अंदर समा के चलती हैं अनेक प्रेम युगलों की कहानियाँ। रोड पर दौड़ने वाले और पार करने वाले कहीं खो जाते हैं, पर ठहराव होता है तो बस स्टॉपों पर। तोता और मैना यहीं मिलते हैं, बैठते हैं, खिलखिलाते हैं, बतियाते हैं घंटों यहाँ। वे बस का इंतज़ार नहीं करते, शायद इसी बहाने वे प्रेम को पालते हैं, संजो के रखते हैं। प्रेम पल रहा है इन्हीं बस स्टॉपों पर, प्रेम पल रहा है इन्हीं बस स्टॉपों पर। तो ये एक मैंने दिल्ली का दृश्य दिखाया कि वो किस तरह होता था। और फिर मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ जो यहाँ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हेमंत कुमार जी, सूरज बाबू जी, अशोक यादव जी, आशीष सिंह जी, सारिका मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। तो ये एक वो कविता थी जो मैंने एक नज़्म थी जो मैंने शकील साहब के फरमाइश पर मैंने सुना दी कि उन्हें बहुत पसंद है ये।
तो मैं अब एक गीत और सुना देना चाहती हूँ आप सबकी नज़र। ये गीत है और बीच बीच में हम लोग बात भी कर रहे हैं। अजय पाल सिंह परिहार जी, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, अच्छा लग रहा है। बातें तो बहुत सारी होती हैं हम लोगों के पास, और मैं सोच रही थी इस कार्यक्रम पर आने से पहले कि कितना कितना अच्छा ये नाम दिया है इन्होंने इस कार्यक्रम को, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हुई यारो। तो अ, हम किस तरह एक दूसरे के हमदर्द बन सकते हैं। जो भी इंसान जो गिर रहा है, यानी कि मन से मायूस हो रहा है, उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसे क्या एक साहित्यकार या क्या एक लेखक कवि, क्या उसको कुछ भी अपनी तरफ से उसको किस तरह से बचा सकता है? क्या उसको थोड़ी सी उम्मीद, जीने की किरण दे सकता है? हाँ, ज़रूर दे सकता है। वो शब्द ऐसे होने चाहिए, वो शब्द ही, एक शब्दों में इतनी ताकत है कि वो ऐसे हो सकता है। क्योंकि कवि गोपाल दास नीरज जी ने भी अपनी एक बातों में कई बार बताया था कि उनकी उनकी कविता को, उनके गीत को सुनकर एक एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा था, निराश व्यक्ति था वो, उसने जब सुना तो फिर वो लौट के आ गया। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती रही, इंस्पायर करती रही कि ऐसा भी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और ऐसा होना भी चाहिए। साहित्य का काम ही यही है। जब जब भी समाज भी पतन पे जाने लगे, राजनीति पतन पे जाने लगे या गिरने लगे, उसकी जो 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 उसूल हैं, जो मॉरल है, मॉरलिटी है, वो गिरने लगे, तो उस वक्त साहित्य में वो शक्ति होती है कि वो उसे संभाल कर उसे ऊपर ऊपर उठाए। और वही साहित्य जो होता है वो देश का जो को बचाने वाला होता है। देश की जो जो गिरती स्थिति होती है, व्यक्ति की मनस्थिति होती है, उसे वो उठा करके उसे फिर जिंदा दिली से जीना सिखाता है। तो हम अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए मैं एक गीत और पेश कर देना चाहती हूँ आपके पास कि वो कि किस वक्त कैसा होता हुआ करता था और आज का क्या ज़माना है, वो मैं बता देती हूँ कि वो मोहब्बत के मंजर अब याद नहीं, वो मोहब्बत के मंजर अब याद नहीं, इश्क वालों में अब अखलाक नहीं, कि शाखों के पत्तों का सरसराना और पत्तों पे बूंदों का ठहर जाना, न हवा की छुअन न सुलगती अगन, गुलिस्ता है सूखा अब आबाद नहीं। ये मैं उसी निराश माहौल की बात करी हूँ, एक निराश व्यक्ति की बात करी हूँ। वो दिल से कैसा कैसा महसूस करता है कि जब दिल में मोहब्बत ना हो। मोहब्बत का मतलब केवल लड़का लड़की की मोहब्बत की बात नहीं होती है। मोहब्बत इंसान की इंसान से होती है, सहेली की सहेली से, दोस्त की दोस्त से, माँ बच्चों की माँ से, भाई बहनों की आपस में, ये मोहब्बत एक इंसान के इंसान से होती है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ। न तिश्नगी तिरी न तेरा सुखन, न मलाल कोई न दर्द दुखन, हाथ उठते हैं तो बस दुआ को, और ज़बां पे कोई फरियाद नहीं, वो मोहब्बत के मंजर अब याद नहीं। मशगूल दुनिया है बहुत यहाँ, कोई रुके पूछे किसी को क्या, शहर है ये गांव की बात नहीं, यहाँ किसी को किसी से सरोकार नहीं, वो मोहब्बत के मंजर अब याद नहीं। चलन है चला मगर सरफिरासा, जिसे देखो घूमता है मन चलासा, न अकीदत कहीं न अमल कायदे का, कभी देखी ऐसी कायनात नहीं, वो मोहब्बत के मंजर अब याद नहीं, इश्क वालों में अब अखलाक नहीं। तो मैं ये अखलाक की बात कर रही हूँ, जो हमारे संस्कार होते हैं, अखलाक होते हैं, अदब होता है, वो एक दूसरे के प्रति होना चाहिए समाज के अंदर। तभी हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रह सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा दौर है कि हमें घरों में रहना है, और जब घरों के अंदर नहीं भी रहना था, काम पे भी जाना था, तब भी काम जहाँ पे जो वर्किंग प्लेस होती है वहाँ पे भी ये अखलाक और मोहब्बत बनाए रखनी चाहिए, ताकि एक दूसरे और अदब, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, ये सब बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारा काम आसान हो, जीवन आसान हो, दूसरे का भी आसान हो और आपका भी आसान हो और चैन की ज़िंदगी हो। तो कुछ इसी तरह की बातें मैं कर रही हूँ, और साथ साथ मैं देख रही हूँ अशोक शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए, पुष्पा शर्मा धन्यवाद, कृष्णा सेठी जी, ज्योति मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, अनीता चांद जी थैंक यू आने के लिए, और सुशांत कत्याल जी शुक्रिया, नैना झा जी, ममता किरण जी नमस्ते। आप सब जानते ही हैं ममता किरण जी इस मंच पे भी आ चुकी हैं, और बहुत बड़ी कवियत्री हैं, बहुत बड़ी गज़लकारा हैं, बहुत अच्छा गाती हैं।
ममता जी, आपका स्वागत है। और आपके माध्यम से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को भी नमस्कार करना चाहती हूँ। धर्मेंद्र कुमार जी शुक्रिया, अजयपल जी, परिहार जी शुक्रिया। तो ये मैंने एक नज़्म प्रस्तुत की आपके समक्ष। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ अपनी कविताओं के सिलसिले में कि मैंने कुछ कविताएं ऐसी भी लिखी हैं कि यूँ तो मानव संबंधों पे कविताएं हैं। क्योंकि आज हम बैठे हैं अपनी कविता की बात करने के लिए, तो मैं बता देना चाह रही हूँ कि किस बारे में है। कि पहला पहला जो मेरा संग्रह है पानी प्यार, और दूसरा संग्रह है जैसे। तो इसमें घर के ऊपर मैंने 8 कविताएं, घर के ही अलग अलग दृश्य प्रस्तुत किए हैं, और वो 8 कविताएं लिख दी हैं। और अब जो कहानी संग्रह आ रहा है, उस सॉरी काव्य संग्रह आ रहा है जिसका शीर्षक है घर की औरतें और चांद। उसमें भी मैंने कुछ कविताएं यात्रा पर लिखी हैं, यानी जहाँ जहाँ मैं यात्रा करती रही तो वहाँ वहाँ की कुछ ऐतिहासिक क्षण मैंने अपनी कविता में उतारी हैं। और कुछ जो है मानवीय संवेदनाओं के चलते उनको कहानी में उतारते हुए मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। तो मैं कई जगह पे गई, ये मैं बताती चलूँ कि जैसे आगरा आगरा में ताजमहल करके मैंने कविता लिखी। फिर मुंबई गई तो मुंबई पे लिखी। दिल्ली पे अभी मैंने सुनाई ही थी, और भी थी हैं दिल्ली पे। और कलकत्ता, दार्जिलिंग, फिर इटली, लंदन पर भी लिखी, सिंगापुर भी लिखी। और बंगलुरु पे लिखी, खजुराहो पे लिखी, कश्मीर पे लिखी। तो काफ़ी जगहों की, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन पर भी लिखी, इन जगहों पर भी कविताएं लिखी। और इनके इतिहास को भी उसमें मैंने उकेरा है, कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये सब अफसार अंसारी जी, आपको आदाब। और शमरिया हाशमी जी, शुक्रिया आने के लिए। पुष्पक कुमार सिंह जी शुक्रिया, शुक्रिया शकील साहब। अश्विनी कुमार जी नमस्कार। तो ये कुछ जगहों की कविताएं थीं, और कविताएं जो जहाँ जहाँ मैं घूमी वहाँ पर लिखी। तो जब आज हम बैठे हैं, जब यहाँ पर देश के और भी कई कोनों से लोग होंगे, तो एक जगह ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। वो जगह सबको प्रभावित करती है, वो है कश्मीर। तो कश्मीर पे मैंने कुछ कविताएं लिखी, और उसके साथ साथ मैंने लिखी खजुराहो पर भी। तो मैं यहाँ पर वो कविता ज़रूर, एक नज़्म के रूप में है वो कविता, मैं ज़रूर आपको बता देना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे बेहद पसंद है। और उसका शीर्षक है, मैं कश्मीर पे पहले सुना देना चाहती हूँ, दास्ताने डल। तो ये एक नज़्म है। मैं कुछ वर्ष पहले गई थी, तो उस वक्त ये लिखी थी। दास्ताने डल। ये डल ही थी क्या, ठंडे पहाड़ों से घिरी, अपनी चादर पे शिकारे बिछाए, हाउस बोटों में जिंदगियां पालती, कहवे के जायके के साथ, कांगड़ी के धुएं को हाथों में ले, अपने अक्स में उगते ढलते सुबह और शाम लिए, जमी पे जन्नत को रूबरू करती। ये डल ही थी ना, ये डल ही थी ना, चनारों से घिरी, गर्म शालों और फिरनों में, नावों पर फल सब्जियां बेचते, खिंचे चेहरे लिए, पश्मीना भेड़ों के पीछे, कभी सूरज को पहाड़ पर ढूंढते, कमल ककड़ी सी आधी डूबी आधी जीती, बर्फीली दोपहरी और रातें लिए। ये डल ही थी ना। कश्मीरी मेलों से घिरी, रंग बिरंगे देसी परदेसियों से भरी, भीने भीने गीतों और संतूर के संगीत से सजती, बादामों अखरोटों के पेयों से महकती, कल्हण की तरंगिनी और मम्मट के काव्य उतारती। ये डल ही थी ना। ये क्या हुआ है डल को, ये क्या हुआ है डल को, कि सफ़ेद बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं लाल अब, और डल के किनारों पे शिकारे दम तोड़ रहे हैं, और उनमें अब बिखरती बिलखती जिंदगियों के साथ रहता है खौफ। अब गश्त कर रहे हैं बूट और पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें, गोलियों की गूंज से दहल गई है वादी। ये उस समय का चित्रण है जो होता था। क्या हो गया है मेरे कश्मीर के नगीने को, इसकी चमक धीमी पड़ गई है। ये किस आँच में दम तोड़ने को है,
ये किसकी नज़र खाए जा रही है इसे। आज मेरे कश्मीर का मुँह सूख गया है। हिमालय उदास हताश निराश आँखों से देख रहा है अपनी हसीन जवान केसर से सुर्ख वालों वाली डल बिटिया को। खोकर अपनी इस्मत चुप ही रहती है वो अब, चुप ही रहती है वो अब। ये डल ही थी ना, ये डल ही थी ना। तो ये एक मैंने आपको ये कश्मीर के डल पर जो कविता थी वो प्रस्तुत कर दी, और भी लिखी है, लेकिन इस समय हम इसी इसी तरह से बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी मैं हर जगह की आपको सुनाऊंगी। शुक्रिया। जगदीश चंद्र जी आप देख रहे हैं, निकिता निर्भी जी आप भी देख रही हैं, शुक्रिया। अनिल जैन जी नमस्कार। सुजीत सिंह रोहिल्ला जी नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ। और अब मैं एक एक कविता और सुना देना चाहती हूँ। उसके बाद हम, या उससे पहले मैं आपको एक गज़ल से मुखातिब किए देती हूँ। ये भी बहुत पहले या गज़ल मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ। पहले मैं कविता हिमावती, क्योंकि वो सामने है खजुराहो से और दिमाग में खजुराहो घूम रहा है, तो मैं ये आपसे साझा कर देना चाहती हूँ। खजुराहो से इसका शीर्षक है हेमावती। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ के जो मंदिर बने हुए हैं खजुराहो के, उनके पीछे एक कहानी चलती है। जो हेमावती और चांद, ये जो चांद चंद्रमा है, इन दोनों के प्रेम की कहानी है। ऐसा ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है वहाँ पे एक, उसी पे मंदिर बने हैं। और उनसे जो पुत्र होता है, फिर वो आगे वो मंदिर बनवाता है अपनी माँ की याद में और माँ के लिए, ताकि माँ उस पाप से मुक्त हो जाए कि क्योंकि समाज उसे बिल्कुल हटा देता है अपने वहाँ से, कि तुमने चांद से किस तरह से मतलब रिश्ता किया। तो खैर ये उस समय का चित्रण है जब चंद्रमा हेमावती के सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो एक एक दृश्य मैंने प्रस्तुत किया है, और वो इस तरह है कि और फिर झील में नहाते चांद की रोशनी छूने लगी आसमान। और फिर झील में नहाते चांद की रोशनी छूने लगी आसमान। फलक के सितारे उसी झील में डूबने लगे। रात अभी खिली थी। पानी पे अपना अक्स छोड़ने लगा एक जिंदा बुत। झील में एक कली आधी डूब सी जाती थी, और फिजाएं महक के उस कली से खुशबू भर रही थी हवा में। जर्रा जर्रा बहकता जा रहा था। चांद भी मदहोश गुम था। वो आ गया जमी पर। चांद आ गया था जमी पर, चाह कर भी लौट ना पा रहा था अपने फलक को। और यूं इश्क हकीकी से यूं राबता बनता जा रहा था। जब्त होती जा रही थी मोहब्बत एक कफस में। ताबीर होने को था एक तसव्वुर। वस्ल की वो रात थी, और वस्ल की उस रात में खो गया था एक समंदर आंख में। मौजें रुक सी जाती थीं बुत के बदन पर। चांद भी थम सा गया था। बुत अपने ख्यालों से फिर चांद को देख जैसे जिंदा हुआ। अब रूबरू था चांद उसकी रोशनी से, था वाबस्ता एक चमकता नूर सा। और अब नज़ारे झील और उस बाग के जागा किए, और पत्थर भी पहाड़ों के जिंदा हुए। यूं मुकद्दर लिखता जा रहा था एक हसी सूरत सीरत की ज़बां, और बयां होती रही पत्थरों पर एक कहानी अनकही तारीख सी, जिसमें उस रात ज़मी पे उतरा था चांद और एक थी हेमावती। तो ये एक बस उसका मैंने तस्वुर आपको एक दिखा दिया कि वो किस तरह से चांद उतरता है, और किस तरह से उनकी जो जो प्रेम कहानी है वो शुरू होती है, और फिर ये मंदिरों की किस तरह जो नींव पड़नी थी वो किस तरह से आगे पड़ती है। मगर अब अभी तक वहाँ पर जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हीं कहानियों पे रहते हैं, और गाइड्स भी ये कहानियाँ सुनाते हैं, और उनकी रोज़ी इन कहानियों पे चलती है। तो ये मंदिर भी उन्हीं कहानियों पे बने हैं।
तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसी में आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि खजुराहो में अभी तक कोई सिनेमा हॉल नहीं है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वहाँ सच में कोई सिनेमा हॉल नहीं है। लोग जो फ़िल्में देखते हैं वो टपरा होता है, यानी जो जैसे जो प्लास्टिक का एक वो बना देते हैं, या एक टेंट जैसा लगा देते हैं, और उसके अंदर एक वो पर्दे टांग दिए जाते हैं वाइट चादर जैसे, और उस पे प्रोजेक्टर लगा के वो लोग फ़िल्म चला देते हैं। और लोग जो हैं वो किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सियाँ ले आते हैं, या कुर्सियाँ लगी होती हैं, या वो अपने कंबल बिछा के, दरियाँ बिछा के उस पे बैठ जाते हैं। और उस टपरा टॉकीज़ के अंदर घुसने के लिए एक छोटा-सा टाट का दरवाज़ा होता है, और उसमें से वो 1 या 2 रुपए की शायद टिकट होती है, बस वो अभी अभी तक, मतलब ये अभी मैं पिछले साल ही गई थी तब की बात है ये। तो वो अंदर ऐसे घुस जाते हैं और आराम से देखते हैं, और कोई भी बीच में उठ के जा सकता है, जिसे काम है कोई भी आ सकता है, मतलब बहुत आराम से ये वो चल रहा होता है। बहुत ये अजीब मतलब क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, और बाकी शहरों को में भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए बहुत अच्छी सी एक जानकारी मैंने दी, मुझे भी मिली थी। तो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी, टपरा टॉकीज, टपरा टॉकीज गुफ्तगुए खास, ये मैंने एक इसका शीर्षक दिया। और वो एक लड़की है, वो किस तरह से सोच रही है। और असल में टपरा टॉकीज में ही क्योंकि वहाँ पे ना मॉल्स हैं, ना ऐसी कोई बहुत बड़ी मार्केट्स भी नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, बस 20 किलोमीटर में फैला हुआ है खजुराहो। तो इन्हीं में जो है उनके, मैं सोच रही थी ऐसे प्रेम प्रसंग प्रसंग भी इन्हीं में चलते होंगे, तो वो एक जहन में आया, तो ये कविता हुई कि टपरा टॉकीज गुफ्तगुए खास, इसी रंगीन पर्दे के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये एक लड़की की जुबानी है। इसी रंगीन पर्दे के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, आते जाते रास्ते पर जीता एक तसव्वुर रखती हूँ। एक अलग दुनिया है ये टपरे के अंदर, एक अलग दुनिया है टपरे के अंदर, यहाँ बस मैं हूँ और ख्यालों के समंदर। सोचती हूँ कभी ऐसा हो कि तुम कुछ और ही हो जाओ, सफ़ेद चादर से उतर कर करीब आके बैठ जाओ, हमें कोई ना देख पाए, ये खचाखच भरा टपरा खाली हो जाए, ये ताजमहल मेरा और मैं मुमताज हो जाऊं, केन के किनारे मैं खाना बांध के लाऊं, केन वहां की नदी है, फिर तुम्हें देखूं या अपने हाथ से खिलाऊं, पथरीले पहाड़ों की जमी पर फिर कोई वादा जिए, इस बड़े बांस के कमरे में चांदनी का नूर बरसने लगे, भर जाए प्यार की खुशबू यहाँ, सराबे मुलाकात से तुम आ जाओ मेरे आफताब, मार्फत टाट के दरो दीवार से। एक हेमावती आज भी मुंतजिर है चांद की, लगने लगा है टपरा मुझे कंदेरिया मंदिर ही, शौक हमारे भी तो हैं तारीखों में लिखे जाएं, हुनर मेरे परवान के सबको दिखाए जाएं, संग तराशों ने बनाए हैं पत्थरों के मकान, पर अभी भी कम है फनकार और उनके निशान। इन टपरों में फिल्में नहीं, इश्क के मंजर आम हैं, एक लड़की का तसव्वुर गुफ्तगुए खास है। तो ये एक सिर्फ टपरा टॉकीज को मैंने यहाँ पे पेश कर दिया, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी कविताएं भी पेश करनी है, और अपनी थोड़ी कुछ गज़ल के रूप में भी कुछ पेश करना है, तो वो मैंने ये आपको सुना दिया। और वक्त भी बीत रहा है, मैं ये बताऊं कि अब मैं कुछ आपको कविताओं से रूबरू कर देना चाहती हूँ। एक अब मैं गज़ल पे आ जाती हूँ। गज़ल जो है चूँकि कुछ पहले ये पुरानी गज़ल है, और इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैं शिक्षिका हूँ, तो हम लोग बच्चों से थोड़ा ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त बच्चों के लिए भी कुछ लिखा गया, या हमें किस तरह से रहना चाहिए। ये दरअसल अपने ही लिए कि हम लोगों को किस तरह से अपने बच्चों को रखना चाहिए, और जो भी तालीम है वो देनी चाहिए, या संस्कार किस तरह से देने चाहिए। बस ये इस तरह से कुछ अशार हैं, वो मैं पेश कर देना चाहती हूँ आपके सामने, और तरन्नुम से बताती हूँ मैं। तो इसका पहला शेर मतलब यूँ है कि
अपने बच्चों को अपने कलाम सा रखो, अपने बच्चों को अपने कलाम सा रखो, जिगर की खुशबू को, हाँ जिगर की खुशबू को गुलफाम सा रखो, अपने बच्चों को अपने। अगला शेर यूं है कि ये कल में है कम सिन, कुछ वक्त दो इन्हें, ये कल में है कम सिन, कुछ वक्त दो इन्हें, आफताब होंगे, आफताब होंगे अभी बाम सा रखो, जिगर की खुशबू को, हाँ जिगर की खुशबू को गुलफाम सा रखो। अगला शेर यूं है कि किरदार भी दिखाता है चेहरे के साथ, किरदार भी दिखाता है चेहरे के साथ, चेहरे के साथ पूछ कर ये आईना, पूछ कर ये आईना जरा आम सा रखो, जिगर की खुशबू को, हाँ जिगर की खुशबू को गुलफाम सा रखो। और यूं के अंजुमन में अब कहाँ अदबो हया, अदबो हया, नजरों नजरों से ही नजर का, नजरों से ही नजर का एहतराम सा रखो, जिगर की खुशबू को, हाँ जिगर की खुशबू को गुलफाम सा रखो। और एक शेर और पेश कर देती हूँ इसका कि साया भी है सरमाया भी वो मेरे घर का, वो मेरे घर का, घर के बड़ों को कीमती, घर के बड़ों को कीमती सामान सा रखो, जिगर की खुशबू को, हाँ जिगर की खुशबू को गुलफाम सा रखो, अपने बच्चों को अपने कलाम सा रखो। शुक्रिया। ये एक बहुत पुरानी गज़ल थी और शकील साहब शुक्रिया आपको, आपको आप इसे जान रहे होंगे कि मैंने किस वक्त ही गाई है। सिद्धार्थ थैंक यू, ये मेरा स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट ने सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। अंजू वीरती जी शुक्रिया आने के लिए, फातिमा खानम जी शुक्रिया, रवि अग्रवाल जी शुक्रिया, शबीर रहमान जी शुक्रिया। आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल रहे हैं। और एक मैं एक गज़ल और प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ। एक मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ
तहत से पढ़ देती हूँ एक, और फिर मैं उसके बाद फिर तरन्नुम पे आ जाऊँगी, क्योंकि हम, और मुझे यहाँ पे वक्त बताते रहिएगा, यहाँ पे कोई टाइम लिख देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बजे हैं, ताकि मैं अपना शुक्रिया राशिद साहब, धन्यवाद। रूबी शर्मा धन्यवाद, थैंक यू। आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप लोग बताते हैं तब जाके हमें हौसला मिलता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हमसे भी ऐसा नहीं हो पाता कि हम कुछ कह पाएँ आपको। कन्हैया लाल ये भी मेरा स्टूडेंट है, और थैंक यू। मेरे मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक एक मैं गज़ल प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ, और इसका मतलब कुछ यूँ है। किसी की नुक्ताचीनी से मेरा किरदार बच जाता, किसी की नुक्ताचीनी से मेरा किरदार बच जाता, भले गुदड़ी की चिलमन थी मेरा घर बार बच जाता। किसी के रश्क ने तोड़ा, किसी के रश्क ने तोड़ा मेरी हर एक निशानी को। मुलाहिजा फरमाइए, अगला शेर ये है कि किसी के रश्क ने तोड़ा मेरी हर एक निशानी को, मैं जैसी थी उसी की थी मेरा आकार बच जाता, किसी की नुक्ताचीनी से मेरा किरदार बच जाता। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए कि बड़ी ही आरजू से सींच कर, बड़ी ही आरजू से सींच कर घर को सजाया था, बड़ी ही आरजू से सींच कर घर को सजाया था, कम से कम दिल ही रख लेता, कम से कम दिल ही रख लेता मेरा जरदार बच जाता, भले गुदड़ी की चिलमन थी मेरा घर बार बच जाता। और अगला शेर मुलाजा फरमाइए कि मैंने खुद की हस्ती को, कि मैंने खुद की हस्ती को मिटाकर शम्मा की रोशन, कि मैंने खुद की हस्ती को मिटाकर शम्मा की रोशन, जो होती एक नज़र तेरी, जो होती एक नज़र तेरी तेरा शहकार बच जाता, भले गुदड़ी की चिलमन थी मेरा घर बार बच जाता। और मक्ता पेश कर रही हूँ इसका, इस गज़ल का। वो यूं है कि न रहती कश्मकश रेनू, न रहती कश्मकश रेनू दिले गुलजार करने की, न रहती कश्मकश रेनू दिले गुलजार करने की, कि तू कि तू इनकार कर देता मेरा इकरार बच जाता, कि तू इनकार कर देता मेरा इकरार बच जाता, भले गुदड़ी की चिलमन थी मेरा घर बार बच जाता, किसी की नुक्ता चीनी से मेरा किरदार बच जाता। बहुत शुक्रिया। तो ये एक मैंने आपको तहत से पढ़ के सुना दी एक गज़ल। और शुक्रिया ताहिर फराज जी, कुलदीप शास्त्री जी, अश्विनी उपाध्याय जी, उर्मिला राउत जी, अंतरा जुम चटर्जी जी, सैफुल इस्लाम शेख जी, शुक्रिया। आप लोग यहाँ देख रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है जब देखिए कवि या गज़ल जो सुना रहे होते हैं गज़लकार, उन्हें जब तक बहुत सारी ऑडियंस नहीं मिलती और सामने से पता चलता रहता है कि हाँ कोई पसंद भी कर रहा है, या कोई कहता है कि हाँ भाई आप सुनाइए, तो अच्छा लगता है। इससे लिखने का और पढ़ने का हौसला मिलता है। शुक्रिया मैम। आपने कन्हैया लाल कह रहे हैं, मैम आपने एक शेर 7th क्लास में सुनाया था, कुछ सूरज और धरती पर। प्लीज़ एक बार वो सुना दीजिए बेटा, वो पता नहीं कहाँ होगा वो शेर, इन्हीं सब में आ जाएगा तो हो सकता है आपको मिल जाए। थैंक यू कन्हैया, आपको अब तक याद है। मैं आपकी ये तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आपको ये याद है कि मैम ने कब सुनाया था। नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। सोनू झा जी, भावना बजाज जी, आप देख रही हैं, बहुत शुक्रिया। संदीप वाह वाह करें, थैंक यू सन्नी। तो एक मैं गज़ल प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ जिसे कुछ लोगों ने यहाँ सुना हुआ है, लेकिन फिर मैं इस मंच पे, क्योंकि इस मंच पे कुछ नए लोग सुनेंगे, तो इसलिए मैं उसे तरन्नुम से गा के सुना देना चाहती हूँ। और वो इस तरह है कि इसका मतलब यूँ है कि पत्ता जब भी कोई गिरा होगा, पत्ता जब भी कोई गिरा होगा,
याद उसने तभी किया होगा, याद उसने तभी किया होगा। मंचली हो गई हवाओं को, मंचली हो गई हवाओं को, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा, कुछ ना कुछ तुमने ही कहा होगा। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। रंजिशें हो गई थी दुनिया से, किस तरह मोहब्बत होती है, जब मोहब्बत होती है तो एक से वास्ता हो जाता है, दुनिया से रंजिश हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो उस पर ये लिखा गया कि रंजिशें हो गई थी दुनिया से, उसे करार जब हुआ होगा, उसे करार जब हुआ होगा। और काजल की लकीरें क्या क्या कमाल करती हैं, वो इस अगले शेर में मुलाहिजा फरमाइए। तेरे काजल की इन लकीरों ने, तेरे काजल की इन लकीरों ने रंग शामों में भर दिया होगा, रंग शामों में भर दिया होगा। पता जब भी, और एक शेर और मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर देती हूँ, उसके बाद दूसरी गजल पे आएंगे हम लोग की। मेरे चेहरे पे जो पढ़ा तुमने, मेरे चेहरे पे जो पढ़ा तुमने, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा, तेरी नजरों ने ही लिखा होगा। और उसके आने की खबर सुनकर फिर क्या होता है, वो यूं होता है कि उसके आने की फिर खबर सुनकर, उसके आने की फिर खबर सुनकर, मन का हर दीप जल उठा होगा, मन का हर दीप जल उठा होगा। पता जब भी, तो ये एक गज़ल मैंने प्रस्तुत कर दी आपको तरन्नुम से। तो इस तरह से ये मैंने सोचा थोड़ा माहौल चेंज किया जाए, कुछ मोहब्बत भरा माहौल हो तो अच्छा लगेगा। और एक कुछ कुछ अशार और मैं प्रस्तुत किए देती हूँ। शुक्रिया अत्तार सिंह जी, शबीना अदीब जी, माय गॉड इतनी बड़ी गज़लकारा, सब जानते हैं आप कोई भी उनके नाम से ना वाकिफ़ नहीं है। शबीना अदीब जी बहुत सुंदर गायन करती हैं, बहुत अच्छी गज़लकारा हैं। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आप यहाँ पे आई, मुझ जैसी अदना सी गज़लकारा को, गज़लकारा मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं कहना चाहती, आई एम सो सॉरी। आप मुझे सुनने आई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, शुक्रिया। और कुछ कुछ अशार मैं और प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप आ गई हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कोई ऐसी चुनूँ ना जिसमें कुछ जब मास्टर्स आ जाते हैं ना सामने तो थोड़े मुश्किल होने लगती है और लगता है कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं किस तरह नर्वस हो रही हूँ। तो एक मैं गज़ल तहत से पढ़ देना चाहती हूँ।
और उसका मतलब इस प्रकार है, मुलाजा फरमाइए। एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए, हर रोज़ वारदात मोहब्बत में चाहिए, हर रोज़ वारदात मोहब्बत में चाहिए। अब जो मोहब्बत है उसमें उसमें उसी में करो, वारदात जो करनी है मारपीट मोहब्बत से करो ना। ये जो वारदातें होती है ये अच्छी नहीं लगती है समाज में। हम लोग चाहते प्यार से हो, जो हो प्यार से हो। तो एक मेरी भी ऐसी तमन्ना है, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए, हर रोज़ वारदात मोहब्बत में चाहिए। और अगला शेर मुलाजा फरमाइए। दरकार दिले गुफ्तगू, दरकार दिले गुफ्तगू मैं भी तो कर सकूं, दरकार दिले गुफ्तगू मैं भी तो कर सकूं, कुछ तो हुकूक होने रवायत में चाहिए, कुछ तो हुकूक होने रवायत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए। और अगला शेर यूं है कि आशनाए जीस्त में गमे गम गुसार हो, आशनाए जीस्त में गमे गम गुसार हो, कुछ ऐसे से लम्हात इनायत में चाहिए, कुछ ऐसे से लम्हात इनायत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए। और अगला शेर यूं है कि तुम शामिले ख्याल रहो खासो आम में, तुम शामिले ख्याल रहो खासो आम में, मुझको तुम्हारी याद किफ़ायत में चाहिए, मुझको तुम्हारी याद किफ़ायत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए। और अगला शेर मुलाजा फरमाइए कि किन उलझनों में हूँ, किन उलझनों में हूँ तुम मुझसे पूछ लो, किन उलझनों में हूँ तुम मुझसे पूछ लो, मुझको सवाल ही तो शिकायत में चाहिए, मुझको सवाल ही तो शिकायत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए। और अगला शेर मुलाजा फरमाइए कि इसरार दिल, इसरार दिल मोहब्बत में फ़र्क देखिए, इसरार दिल मोहब्बत में फ़र्क देखिए, बस वो सुरूर जबकि इबादत में चाहिए। और मक्ता पेश कर देती हूँ। मिलता नहीं है रंग, मिलता नहीं है रंग सराबो शबाब से, मिलता नहीं है रंग सराबो शबाब से, ए रेनू रंग नूर हकीकत में चाहिए, ए रेनू रंग नूर हकीकत में चाहिए, एक पुरसुकून इश्क फजीलत में चाहिए, हर रोज़ वारदात मोहब्बत में चाहिए। और कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। जो मेरे मास्टर्स बैठे हैं, जो 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 समझते हैं गज़ल को, वे समझ पा रहे होंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कैसी भी गज़ल होती है, अशार होते हैं, उसे प्रस्तुत कर देते हैं, अक्सर पता नहीं चल पाता है। और मैं बता दूँ कि गज़ल लिखना कोई कोई खेल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात होती है। उसका हम अगर अगर बिल्कुल अलिफ भी सीख लें और ABC भी सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। उसको सीखने के लिए भी उम्र लगती है, समय लगता है, अभ्यास लगता है। तो ये सब सिर्फ मैं जो है सिर्फ सिर्फ कोशिश, मेरी सिर्फ कोशिश हो रही है। और क्योंकि गज़ल सच में बहुत बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं सिर्फ ये कोशिश है मेरी कि मैं ये कर सकूं। तो अब मैं आपको एक और गज़ल से मुझे सुबे सिंह जी नमस्कार, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं शुरू से, मुझे ऐसा ऐसा विश्वास है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। इरशाद चौधरी साहब शुक्रिया। मोहम्मद अफजल आलम जी आप भी देख रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अच्छे अच्छे अमरिंदर अस्थाना जी आप भी देख रहे हैं, नमस्कार, यहाँ आने के लिए स्वागत है आपका। और यहाँ आपने समय निकाला, यहाँ आप लोग अपना अपना कीमती वक्त यहाँ पर मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा सुबे सिंह जी बता रहे हैं कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। ओहो, ये मेरी बदकिस्मती हुई फिर तो। लेकिन ये है कि ये कार्यक्रम फेसबुक पे रहेगा तो ये आप देख पाएंगे, आप ही का कार्यक्रम है, आप ज़रूर देख पाएंगे। और आप देर से आए क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं था। और जब ये बड़े बड़े लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं तो सच में हमें हमें बहुत हौसला मिलता है। अगर हम किसी मंच पे होते, आज आज लाइव बाहर होते तो बाहर सामने वाला जो है वो बता देता है अपने हाव भाव एक्सप्रेशन से, तालियों से, कि किस तरह हम पेश कर रहे हैं, कि हम सही हैं या कैसा लगा, वो सब सब सामने आ जाता है।
तो ये, लेकिन ये तकनीकी जो माध्यम है, शुक्र है कि ये भी है, कम से कम यहाँ पे मैसेजेस आ पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं। महक सिंह जी और मोहम्मद फूलो जी, धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं। और मैं फिर एक गज़ल और प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ। ये मैं तरन्नुम से पेश करती हूँ आपके समक्ष। और इसका पहला इसका जो मतला है वो यूँ है कि कफस में भी ना रहेगा ये अब मलाल मुझे, कफस में भी ना रहेगा ये अब मलाल मुझे, तुम्हारे नाम से आया है ये ख्याल मुझे, कफस में भी ना रहेगा। अगला शेर मुलाजा फरमाइए कि जबी से टूट गई है कि निस्बतें सारी, जबी से टूट गई है कि निस्बतें सारी, न मौत ही न हयाते हुई मुहाल मुझे, न मौत ही न हयाते हुई मुहाल मुझे, तुम्हारे नाम से आया है ये ख्याल मुझे। अगला शेर मुलाजा फरमाइए। उसी को देखूं मैं उसको भी मैं दिखाई दूं, उसी को देखूं मैं उसको भी मैं दिखाई दूं, दिखे है रोज तस्वुर में ये कमाल मुझे, दिखे है रोज तस्वुर में ये कमाल मुझे, तुम्हारे नाम से आया है ये ख्याल मुझे। अगला शेर मुलाजा फरमाइए, वो यूं है कि तुझे ज़मीं पे सितारों में मैं नजर आऊं, तुझे ज़मीं पे सितारों में मैं नजर आऊं, नजर ये ऐसी होगी कभी विसाल मुझे, नजर ये ऐसी होगी कभी विसाल मुझे, तुम्हारे नाम से आया है ये ख्याल मुझे। और मक्ता पेश कर रही हूँ, मुलाजा फरमाइए, वो यूं है कि मैं अंधेरों में रहा हूँ मेरे मौला अब तक, मैं अंधेरों में रहा हूँ मेरे मौला अब तक, दिखाई दे
नूरे रब का दिखे जमाल मुझे, दिखाई दे नूरे रब का दिखे जमाल मुझे, तुम्हारे नाम से आया है ये ख्याल मुझे, कफस में भी ना रहेगा ये अब मलाल मुझे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया फातिमा जी, आप देख रही हैं, धन्यवाद। और हसबुल अंसारी साहब, ज्योति भारद्वाज जी, कमलेश मिश्रा जी, इरशाद चौधरी जी, पंकज कुमार, पंकज जी, आप सब देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाल के यहाँ बैठे हैं मेरे पास और मुझे सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समय भी मैं देखती रहूं क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा गज़ल करके ये आपको एक मैं छोटी सी और बात, यहाँ पे समय कोई लिख देगा तो मुझे पता चल जाएगा, यहाँ मुझे समय पता नहीं चल रहा है कि अच्छा हाँ, ठीक है, मैंने समय देख लिया, शुक्रिया। थोड़ा सा और समय ले लूँगी, और अगर मैं ज़्यादा समय खींच रही हूँ तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पे अगर ज़्यादा समय ले रही हूँ तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। सूबे सिंह जी, ये इस मंच पे आप यहाँ इसको देख रहे हैं और आप बता सकते हैं मुझे, तो मैं एक एक कुछ पंक्तियाँ और पेश कर देती हूँ। और बस वो यूँ लिखी गई थी, कुछ अशार हैं, मुलाजा फरमाइए कि तुम मेरे हो कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे हो कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, मैं इसी दिल में थी बसी मुझे मालूम नहीं, तेरा दर मेरे लिए ही खुला रहता था कभी, तेरा दर तेरा दर मेरे लिए ही खुला रहता था कभी, मैं इसी दर से हूँ गुजरी मुझे मालूम नहीं, मैं इसी दर से हूँ गुजरी मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे हो के नहीं ये मुझे मालूम नहीं, तू कहे था तू कहे था मैं हूँ जीनत वो बहारों वाली, तू कहे था मैं हूँ जीनत वो बहारों वाली, मेरी खुशबू ही बहे थी मुझे मालूम नहीं, मेरी खुशबू ही बहे थी मुझे मालूम नहीं। और अगला शेर यूं है कि मुझसे जो बात किया करता था, मुझसे जो बात किया करता था शब और सहर, मुझसे जो बात किया करता था शब और सहर, उसके ख्वाबों में थी जगी मुझे मालूम नहीं, उसके ख्वाबों में थी जगी मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे हो के नहीं ये मुझे मालूम नहीं, वक्त का दौर है, वक्त का दौर है ये दौर यहाँ तक लाया, वक्त का दौर है ये दौर यहाँ तक लाया, दोष मेरा ही नहीं बस नहीं मुझे मालूम नहीं, दोष मेरा ही बस नहीं मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे हो के नहीं ये मुझे मालूम नहीं, मैं इसी दिल में थी बसी मुझे मालूम नहीं। और मैं मक्ता पेश कर रही हूँ, वो यूँ है कि वो कहीं था, वो कहीं था मैं कहीं थी ये थी किस्मत अपनी, वो कहीं था मैं कहीं थी ये किस्मत अपनी, क्यों मिली रेणु जुदाई मुझे मालूम नहीं, क्यों मिली रेणु जुदाई मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे हो कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, मैं इसी दिल में थी बसी मुझे मालूम नहीं। शुक्रिया। और कंचन वर्मा जी भी आ गई हैं, शुक्रिया कंचन। और मैंने आपको, शुक्रिया, आपको अच्छी लगी है और मैं आपकी आपकी पसंदीदा गज़ल सुना चुकी हूँ। आप अगर लेट आई हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले भी सुन चुकी हूँ। शुक्रिया। चंद्रभान सोनी मामा जी, आप कह रहे हैं क्या बात है, थैंक यू। और लाडले हसन जी, आप भी देख रहे हैं, थैंक यू। और मैं मेरे ख्याल एक गज़ल और पेश करके मैं, और फिर मुझे लगता है कि ये अब टाइम जो है ना वो हो जाएगा, इसलिए एक एक और कुछ कुछ शब्द और मैं
गज़ल मैं तहत से पढ़ देती हूँ। मुझे मुझे आज मैं वो बातें करी जो मुझे पसंद है, तो मुझे मुझे गज़ल ये भी पसंद है, पहले की लिखी हुई थी। तो मैं सोचती हूँ कि अब मंच मिल गया है तो अब प्रस्तुत करती चलूँ। तो एक और तहत से फटाफट मैं पढ़ दूंगी। इसका मतलब यूं है, अच्छा किया तुमने धोखा दिया, अच्छा किया, अच्छा किया तुमने धोखा दिया, खुद को खुद से ही रिहा किया। अच्छा किया तुमने धोखा दिया, खुद से खुद को ही रिहा किया। इस एतमाद पे हम बसर किए, इस एतमाद पे हम बसर किए, दिन को कहा रात तो रिदा किया, दिन को कहा रात तो रिदा किया, खुद से खुद को ही रिहा किया। और अगला शेर यूं है कि सब्र का अब, सब्र का अब मेरे और तकाजा न कर, सब्र का अब मेरे और तकाजा न कर, निभाया मैंने जो भी वायदा किया, निभाया मैंने जो भी वायदा किया, खुद से खुद को ही रिहा किया। और अगला शेर यूं है कि राहें जैसी भी थी मगर मैंने, राहें जैसी भी थी मगर मैंने साथ चलने का पूरा वादा किया, खुद को खुद से रिहा किया। और फिक्र हमने न की कि बहर कैसी हो, फिक्र हमने न की कि बहर कैसी हो, जिंदगी को गाने का इरादा किया, जिंदगी को गाने का इरादा किया। और अगला शेर यूं है कि अब न शक न शुबह न सवाल रहा, अब न शक न सुबह न सवाल रहा, इस हयात को तुझ पे फिदा किया, इस हयात को तुझ पे फिदा किया। और आखिरी शेर यूं है कि ये अकीदत ही रखी कि सहर आएगी, ये अकीदत ही रखी कि सहर आएगी, रब ने आसमां को जब सियाह किया, रब ने आसमां को जब सियाह किया। अच्छा किया तुमने धोखा दिया, खुद को खुद से ही रिहा किया। तो ये भी मैंने एक पुरानी गज़ल शुक्रिया प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर रविंद्र रघुवंशी जी कह रहे हैं शुक्रिया, थैंक यू, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। निशा कुमारी जी आप भी देख रही हैं, सुनील ममतानी जी थैंक यू भैया, आप भी देख रहे हैं, थैंक्स। वीरेंद्र चौधरी जी एंड सुमित्रा जी आप देख रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे सब जब बने रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और एक एक गज़ल एक तरन्नुम से मैं पेश करके फिर उसके बाद वक्त हो चला है बस। और फिर मैं भी आखिर में एक नज़्म सुना के मैं इस प्रोग्राम को विराम दूंगी। तो ये एक क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे ये गज़ल प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ। और इसका कुछ यूँ है, मतलब तेरे बख्शे हुए गम ही हमें एहसान जैसे हैं, तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान जैसे हैं। मैं करती खैर मकदम हूँ, मैं करती खैर मकदम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं, तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान जैसे हैं। शेर मुलाजा फरमाइए। मेरे ख्वाबों को फूलों सा जरा सा खिल तो जाने दे, मेरे ख्वाबों को फूलों सा जरा सा खिल तो जाने दे, ये खिलते तीरगी में ही बहुत नादान जैसे हैं, ये खिलते तीरगी में ही
बहुत नादान जैसे है। मैं करती खैर मुकदम हूँ किए मेहमान जैसे हैं। अगला शेर मुलाजा फरमाइए। फकत एक जुस्तजू तेरी मेरे इस आशियाने को, फकत एक जुस्तजू तेरी मेरे इस आशियाने को, के तेरे बिन यहाँ हर शय ओ मैं सामान जैसे है। के तेरे बिन यहाँ हर शय ओ मैं सामान जैसे है। अगला शेर मुलाजा फरमाइए, वो यूं है कि मुझे मालूम वसीले शब सराबे शौक है मेरा, मुझे मालूम वसीले शब सराबे शौक है मेरा, शबे मेराज के अरमां तो बस अरमान जैसे हैं। शबे मेराज के अरमां तो बस अरमान जैसे हैं। मैं करती खैर मकदम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं। अगले शेर मुलाजा फरमाइए कि तेरी रानाए बिस्मिल मैं तेरी बातों की बिस्मिल भी, तेरी रानाए बिस्मिल मैं तेरी बातों की बिस्मिल भी, तेरे वादे हैं फानी से मगर ऐमान जैसे हैं। तेरे वादे हैं फानी से मगर ऐमान जैसे हैं। कहीं कोई तो नामाबर मेरे सहरा सफर में हो, कहीं कोई तो नामाबर मेरे सहरा सफर में हो, सबाओं के हंसी किस्से भी तो रहमान जैसे हैं। सबाओं के हंसी किस्से भी तो रहमान जैसे हैं। और आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, मकता यूं है कि तेरे ये लम्स भी रेनू निहाए बाज कैसे हो, तेरे ये लम्स भी रेनू निहाए बाज कैसे हो, तेरे ये मुख्तसर से लफ्ज भी फरमान जैसे हैं। तेरे ये मुख्तसर से लफ्ज भी फरमान जैसे हैं। मैं करती खैर मुकदम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं। तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान
जैसे हैं। शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपको बोर नहीं किया और मैंने पूरी अपनी गज़ल सुना दी, और पता नहीं ये कैसी थी। शुक्रिया। इरशाद चौधरी साहब कह रहे हैं वाह धन्यवाद। वीरेश कुमार जी भी देख रहे हैं, जय राधे जी भी देख रहे हैं। कंचन को अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हैतुल्ला जी देख रहे हैं, शिवम गुप्ता जी देख रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और समय अब होता जा रहा है, तो मैं अब अपनी जो एक आपसे वादा था कि एक मैं नज़म पेश कर दूंगी, तो वो मैं आपको एक पेश करके, और फिर ये जो है ये समय हो गया है। मुझे लगता है कि मैं देख लूँ एक बार। तो मैं एक काम करती हूँ कि आखिरी जो है वो एक गज़ल ही सुना देती हूँ आपको। वो यूँ है कि तरन्नुम से सुना के उसके बाद मैं आप विराम लूँगी। और ये था कि बह रहा इश्क नदी हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे, आ भी जाओ के सदी बीती है, आ भी जाओ के सदी बीती है, रात लगता के रुकी हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और कुछ कॉलेज का ज़माना अगर हम याद करें या कुछ मोहब्बत की बातें याद करें, तो वो इस तरह है कि फूल ऐसे है महकता अब तक, फूल ऐसे है महकता अब तक, वो किताबों में कहीं हो जैसे, वो किताबों में कहीं हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और उनको देखने के बाद फिर क्या होता है कि ख्वाहिशें फिर से जगी जीने की, ख्वाहिशें फिर से जगी जीने की, तुमसे फिर बात हुई हो जैसे, तुमसे फिर बात हुई हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और उनको देख के, उनकी सूरत को देख के क्या लगता है कि तेरी सूरत में मुझे लगता है, तेरी सूरत में मुझे लगता है, थम गया चांद वहीं हो जैसे, थम गया चांद वहीं हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। तो ये एक शेर और मैं प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सी बातें की हैं। मैं अपने सैनिकों को नमन करना चाहती हूँ, जो मैं सारा ये नज़ारा वहाँ प्रहरियों की तरफ ले जाती हूँ, जो सीमा पे बैठ के सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। और हम लोग आराम से यहाँ पे अपनी गज़लें भी सुना रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे हर टाइम
हर वक्त वो लोग सीमा पे तैनात है हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो उन सभी सैनिकों को इस मंच के माध्यम से मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी जान दे दी है उन्हें भी नमन, उनके परिवारों को भी। उन पर भी मैंने कई कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन इस वक्त वक्त नहीं है। तो मैं एक शेर से एक ऐसे प्रहरी को याद करती हूँ जो किस रूप में लौट के आया है। ये आप नज़ारा देखिए कि एक एक माँ किस तरह से कह रही है कि लाल मेरा है लौट कर आया, लाल मेरा लौट कर आया, माँ तो दरिया सी बही हो जैसे, माँ तो दरिया सी बही हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि अभी जो पूरी दुनिया की जो कोरोना काल ये चल रहा है, कोरोना आया है, ये एक अजाब के रूप में आया है। और अजाब इसलिए आया है कि जैसे हम सबसे कोई भूल हुई है। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में मानवता की बात की थी कि हमें मानवता को जिंदा रखना है, इंसानियत को रखना है, भाईचारे को, प्रेम को, सद्भावनाओं को, संवेदनाओं को जिंदा रखना है। तभी तभी हम इस प्रकृति को, इस धरती माँ को जिंदा रख पाएंगे, हम यहाँ जिंदा रह पाएंगे और खुशनुमा ज़िंदगी और चैन की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारी दुनिया पे अज़ाब आया है, सारी दुनिया पे अज़ाब आया है, रेनू फिर भूल हुई हो जैसे, रेनू फिर भूल हुई हो जैसे, बह रहा इश्क नदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। समय भी काफ़ी हो चला है और मैंने अपनी गज़लों से यहाँ पे खूब आपको सुनाई, और मैंने कविताएं रखी आपके सामने, और फिर कभी वक्त मिलेगा तो और भी कविताएं सुनाऊंगी। और यात्राओं पे जो मैंने मैंने अभी चर्चा की थी कि मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, वहाँ का इतिहास लिखा हुआ है, वो भी कभी सुनाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाऊंगी। और जाते जाते मैं आप सब के लिए शुभकामनाएं यहाँ पे देकर जाना चाहती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, बिल्कुल सेफ रहें, और देश के लिए हमेशा धरती के लिए अपनी जो ये जो एक सनातन धर्म होता है हम सबका, यानी अपने जो पंच तत्व से हम बने होते हैं, इन सब के प्रति जो हमारा जो एक एक कर्तव्य होता है, एक कर्म होता है, हम सब उस कर्म को याद करें और उनके प्रति हम धन्यवाद यानी ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रस्तुत करते रहें। और यही मानवता है, यही हमारा धर्म है। और धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जो हम किस पद्धति को मानते हैं, वो पद्धति होती है, लेकिन मानवता का धर्म ये है कि हम जिन चीज़ों से बने, जो चीज़ें आज तक हमें हमें दे रहे हैं, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी, सब दिए जा रहे हैं बिना लिए, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमें भी टैक्स देना चाहिए, जैसे कि हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। तो ये एक और ख़ासकर लेखकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लेखनी में मानवता को ज़िंदा रखिए, आपके लेखन से किसी का भी दिल ना टूटे, और सच्चाई हो, ईमानदारी हो, देश प्रेम हो, मानव प्रेम हो, संवेदनशील हो आप, और आपकी संवेदनाएं दूसरों की संवेदनाओं को भी जगाएं। बस इस दिए को, इस पॉजिटिविटी के दिए को मैं जागृत करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। और ये दिए से दिया जलते हुए मानवता का दिया जले, और एक दिए जलने से भी अंधकार, ये निराशा, हताशा, ये सब खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आती, सकारात्मकता फैलती है। तो ये इसी सकारात्मक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, और आप सब सुरक्षित रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभ संध्या और शुभ रात्रि। आप लोग जीवन में खुशहाल रहें और दूसरों को भी खुशहाल करें। आपका हर कर्म वचन हमारा ऐसा हो जो उससे किसी का कोई नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे इंसान हो। धन्यवाद। और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ यारों,
इसका मैं धन्यवाद करती हूँ।